हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CPJS कैरियर पॉइंट पे। आज हम लोग जो आपका पॉलिटी का चल रहा था, BPSC का प्रीवियस ईयर का, जो आज इसका थर्ड पार्ट है। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न लास्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट किए थे, वहीं से हम लोग फिर से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आगे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार का जो ये मुख्य कहलाते हैं। तो ये देखिए, इसमें इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। भारत का संविधान के अनुच्छेद 74 का 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो इनडायरेक्टली आपका प्रधानमंत्री ही आपका मेन इसमें होता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 74 का 1 याद रखना है, जिसके तहत आपको राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आपका मंत्रिमंडल का गठन होता है। अगला है, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए, ये फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर आपका लोकसभा का सदस्य। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन पहला है मंत्रिमंडल, दूसरा है राष्ट्रपति, और तीसरा आपका है लोकसभा, राज्यसभा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा आपका लोकसभा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है, संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल लोकसभा के प्रति। अगला है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी होना चाहिए, प्रधानमंत्री के प्रति। भारत का संविधान अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार जो है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः निकटतम जो उत्तर है आपका लोकसभा यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल सही हो सकता है। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये हो जाएगा आपका विधायिका। भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था है, कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है, और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों का जो है 15% की सीमा निर्धारित की गई है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90वां जो संविधान संशोधन था 2003, इसके तहत ये आपका हुआ है। और इसमें देखिए आर्टिकल आपको याद रखना, आर्टिकल 75 खंड ए में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक होनी चाहिए। अगला है हमारा, हाल ही में अल्पसंख्यक मामले में मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये आपका उस समय के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये करंट अफेयर उस टाइम का हो जाएगा। अभी वर्तमान में अगर कहा जाए तो आपका अल्पसंख्यक जो कार्य मंत्री हैं वो हैं किरण रिजिजू। अगला है, केंद्र सरकार के में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो आपका इसमें से हो जाएगा मंत्रिमंडल का
जो सचिव होते हैं वे होते हैं आपका उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी केंद्र सरकार के। और यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली जो है आपका नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान आपका प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है। अगला है, महान्यायवादी अधिवक्ता और नियंत्रण महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्न है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये आपका अटॉर्नी जनरल ये हैं जो कानूनी विषय पे परामर्श देते हैं। तो यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान से देखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 आपको याद रखना है के अनुसार भारत को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद ग्रहण करता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। और योग्यता क्या होना चाहिए? तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने के लिए जो योग्यता होता है वो इनके पास होना चाहिए। और ये आपका आर्टिकल 76 के तहत आपको अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अभी हमने ऊपर देखा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो आपका अटॉर्नी जनरल ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी भी सदन में भाग लेने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा? महान्यायवादी, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी हो सकता है, तो आपका ऐसे अप्रोप्रिएट पूछने का मतलब आपका यही है, महान्यायवादी ही सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वरीयता क्रम निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसमें से सबसे वरीय कौन है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव का आयुक्त, आपका चीफ इलेक्शन कमीशन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको वरीयता क्रम में इसको सजाना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल दिया हुआ है। वरीयता जो आपका टेबल है, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में अधिसूचना जो है 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार जो है संघ लोक सेवा का अध्यक्ष, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की वरीयता क्रम में एक समान जो है रखा गया है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्रों में 14वें और उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ये जो है आपका सभी को रखा गया है एक क्रम में, इसलिए आपका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आपका जो ये यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, ये तीनों एक ही लेवल में आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यहाँ वरीयता क्रम इन तीनों में डिफाइन नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में जो है तार्किक सार्थक क्रम में सजाना है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले देखिए आपका राष्ट्रपति सबसे पहले आ जाएंगे वरीयता के हिसाब से, उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद अध्यक्ष, उसके बाद
सांसद। तो ये वरीयता क्रम है। आगे बढ़ते हैं। संसद और लोकसभा से संबंधित प्रश्न। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष हो जाएगा। और ये आपका आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 84 का ख के अनुसार जो है आपका 85 वर्ष न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए आपका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति का आयु कम से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए लोकसभा के लिए। अगला है, संसद बनने हेतु न्यूनतम क्रम, फिर से वही है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 से मिनिमम होना चाहिए। अगला है, लोकसभा का सदस्य राज्यसभा और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो लोकसभा के लिए 25 चाहिए, और राज्यसभा के लिए आपका 30 चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और इसका आर्टिकल भी ध्यान रखना है आपको, 58(1) का ख के तहत जो है राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम जो है 35 वर्ष होना चाहिए, और 84 का ख के तहत आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों है आपका 84 का ख में, और राष्ट्रपति का जो है 58 का 1 में है 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये आपका 2026 तक रहने वाला है। राज्यसभा का जो सीट है, किस राज्य में कितना सीट है, ये आपका 2026 तक रहेगा। उसके बाद फिर संशोधन होगा, आपका जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ेगा वहाँ पे उस हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो यही है आपका, फिर से देखिए रिपीट किया है आपका 2022 में, सेम 2026 तक है। और ये कब से मतलब ये किया गया था? तो 1971 को किया गया था। उसके बाद अभी तक 2026 तक यही सीट अभी तक रहेगा। उसके बाद फिर 2026 के बाद आपका नया सीट बंटवारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान आवंटित जो है आधारित है। तो ये देखिए 1971 का जो जनगणना था उसी के अनुसार। अगला है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, यहाँ आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे दिया है आपका 331 अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्य को नामित कर सकता है। एवं 104 ये जो अभी है 2 सदस्य, ये आपका समाप्त कर दिया गया है, ये अभी नहीं है। और 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आगे देखिए लिखा है 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, परंतु आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत की व्यवस्था जो है निष्प्रभावी कर दी गई है। तो आपका ये याद रखना है, 104वां संविधान संशोधन 2019 का अधिनियम था। इसके तहत जो है आपका जो लोकसभा में दो मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये आपका राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ये देखिए फिर से रिपीट किया है आपका, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री मतलब आपका मंत्रिमंडल ही हो गया। ये आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ये होता है आपका 3 सत्र होता है। ये 2-3 बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन।
ये देखिए आपका इसमें इसका डिटेल दिया है यहाँ पे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र आपका जो है इसके बारे में दिया हुआ है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद में प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र में अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच जो है 6 माह का अंतर जो होना चाहिए, अधिक अंतर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्द में एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाया जाना चाहिए। वैसे भारत में लोकसभा में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला है आपका बजट सत्र जो आपका फरवरी और मई के बीच होता है। दूसरा आपका मानसून सत्र है आपका जुलाई अगस्त के बीच है। और उसका तीसरा है शीतकालीन सत्र जो आपका नवंबर से दिसंबर के बीच है। ये तीनों आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना चाहिए। देखिए फिर रिपीट किया है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कम से कम अगर है तो 2 बार सत्र बुलाया जाना चाहिए। अगला है, संसद में 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, तो आपका 6 मंथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो सबसे ज़्यादा भेजता है आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और बिहार में जो है लोकसभा का सीट कितना है, 40 है। मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 और उत्तर प्रदेश में 80। आपको ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है। तो दूसरा पे आपका है मध्य प्रदेश नहीं, दूसरा पे आपका है बिहार। उसके बाद तीसरा पे है आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए सीट का संख्या यहाँ पे दिया हुआ फिर से। सेकंड नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, 48 सीट है। और तीसरा नंबर पे आपका बिहार आता है, 40 सीटें हैं। तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था, यहाँ उल्टा लिख दिया है। आपको इसको लिखना चाहिए था इधर, क्योंकि महाराष्ट्र के पास 48 सीट है और बिहार के पास 40 है। अगला है लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपने जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो उसे आपका ये है आपका 1/6 भाग मत जो है अगर प्राप्त नहीं होता है तो वो क्या है, उसका जमानत खो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको 1/6 ध्यान रखना है। अगला है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव 489 जो है सीट के लिए हुआ था। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन जो हुए थे 1952 को हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है डेट। आपका पहला लोकसभा आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 के मध्य। अगला क्वेश्चन है, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई। 9वीं लोकसभा जो है आपका मार्च 1991 को भंग की गई है। और अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला है हमारा, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर में आया था। देखिए 1997 का है और 1996 आपका ये उसी समय का है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का नेता कौन होता है। तो ये होते हैं आपका प्रधानमंत्री। आपको 75 के 1 के अनुसार जो है राष्ट्रपति लोक सेवा बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो ये होता है आपका लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन है। तो आपका ओम बिरला साहब है। अगला है, लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में उस समय के अकॉर्डिंग आपका
ये था, और वर्तमान में भी जो है रिक्त है पद उपाध्यक्ष का। अगला है धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संसद का व्यय किसके, यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय भारत संसद में राष्ट्रपति, 2 सदन, राज्यसभा, राज्यों का परिषद तथा लोकसभा लोगों का सदन होता है। और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखाओं पर संसद की अनुशंसा से वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। तब भारत के संसद का व्यय जो है संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसका व्यय जो है आपका संसद द्वारा ही होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, हाँ डी नंबर नहीं होगा, आपका ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संसद सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक जो होता है आपका 108 आर्टिकल के तहत आपको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो इसका अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार संसद के दोनों सदन की संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है, ये बोला गया है 118 के तहत। और 108 के तहत आपको दोनों का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, तो ये होता है आपका सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। जो कटौती प्रस्ताव है ये है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, इसी को बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए 2024 में पूछा हुआ, केंद्रीय बजट के अनुदान मांगों में संशोधन हेतु संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्तावों में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और आपका मित व्ययिता कटौती प्रस्ताव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि तक अनुपस्थित रहे, तो ये हो जाएगा आपका 2 माह तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका 101 अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त कर दी जाती है जब वो 60 दिन अवधि तक बिना जो है कोई भी अनुमति का जो है अनुपस्थित रहता है, और परंतु इस अवधि में सदन छात्रावास या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त होता है, तो ये है आपका केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको, संविधान का अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में किसी विषय पर मतदान की प्रथम मत नहीं देता है, किंतु मत बराबर हो जाने पे क्या है निर्णायक मत कास्टिंग वोट जो है उसके द्वारा दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है, तो ये हो जाएगा 102 का 1 है ना, 102 का 1 का ए जो है संविधान का जो है संसद की लाभकारी पद पर रोक लगाता है, 102 का 1 का ए।
यहाँ देखिए इसका डिटेल है आपका। किसी भी सांसद जो है के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद के सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले निर्धारित न हो, संसद के विधि द्वारा घोषित किया गया है और इसके लाभ पद पर धारण नहीं करता हो। तो आपका आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 102 का 1 का ए। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है देखिए, लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ये अभी हमने देखा था 104वां संविधान संशोधन कौन सा अधिनियम 2019 का है, जो आपका लोकसभा में 2 सीट जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्यसभा से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगला ये क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में होते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 80 का 1 जो है संसद से संबंधित है आपका। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में। देखिए सरला करके कौन सा किससे संबंधित है। स से आपका संसद हो गया है ना, स से संसद। 79 याद रखना है। 79 के बाद 80 याद रखना है, फिर 81 याद रखना है। तो 80 से आपका हो गया राज्यसभा और 81 से हो गया आपका लोकसभा। तो सरला करके ऐसे करके आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं तीनों का अनुच्छेद, संसद 79, 80 और 81 लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 से अधिक। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य ये भी करते हैं, और आपका अप्रत्यक्ष रूप से जो है नागरिक द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य ये भी आपका है। ये अप्रत्यक्ष रूप से आपका नागरिक द्वारा ही चुन के जाते हैं प्रतिनिधित्व, तो ये भी आपका सही है। आपका तीनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल इसका हो जाएगा आपका समाप्त होने का विषय नहीं है। जो राज्यसभा है ये आपको समाप्त नहीं होता है, लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा विघटित नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य आपको ध्यान रखना, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका 6 वर्ष। ये भी ध्यान रखना है, राज्यसभा के जो है उनका सदस्यता जो है आपका 6 वर्ष तक रहता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है क्या है सेवा समाप्त कर दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 का 1 के अनुसार जो है विघटित नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो ये चुने जाते हैं आपका 6 वर्ष के लिए। अगला है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि जो है इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आपका धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये बिल्कुल सही है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा क्या है, वहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता, ये सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये हमारा क्या है, गलत है। राज्यसभा में नहीं, ये लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 109, आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 का 2 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा की सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा
तो 14 दिनों में वापस करेगा और लोकसभा राज्यसभा के सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो ये आपका अनुच्छेद 352 के तहत संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करे। तो आपका जो मंत्रिमंडल शब्द है आपका अनुच्छेद 352 के खंड 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किसके आधार पर दिया जाता है? तो ये जाता है उनकी संख्या के अनुपात के स्थान पर। अगला है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगला है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका जो है आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले पढ़ लीजिए। प्रश्नकाल और सभा पत्र पर रखे जाने वाले तत्काल पश्चात और किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले का समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्य जो है 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है और संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः ये दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। यहाँ पे विकल्प जो दिया हुआ था आपका जो है देखिए विकल्प क्या था, वह दिन में जब संसद में कोई भी कार्य नहीं हो, ये हमारा गलत है। निलंबित प्रस्ताव और स्थगन काल, ये तीनों आपका शून्यकाल से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो ये कब होता है? तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो जाएगा तभी आपका संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आपका लोकसभा के स्पीकर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आर्टिकल 108 आपको ध्यान रखना है और 118 भी आपको ध्यान रखना है। 118 के अनुसार क्या था कि संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता कौन करेगा वो बताया गया है, और 108 में जो है संयुक्त बैठक आपका राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा वो बोला गया है। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में नामांकित कर सकते हैं? तो ये देखिए पुराना अभी हो गया, 2 जो था ये अभी समाप्त हो गया। बाकी जो है राज्यसभा में 12 मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में भी समाप्त हो गया, तो यहाँ 0 हो जाएगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने जो है मनोनीत किया जा सकता, तो ये आपका 12 हो जाएगा आर्टिकल 80 के अनुसार, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला है संसद के छात्रावास के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये आपका राष्ट्रपति में निहित है। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत संसद के छात्रावासन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। तो आपको आर्टिकल 123 ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका संचित निधि जो है धन विनियोग नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। आपका पहला है टैक्स लगाना और समाप्त करना और उसका विनिमय में जो है प्रत्यावर्तन। देखिए यहाँ पर नीचे थोड़ा आपका डिटेल इसमें है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा।
संविधान का अनुच्छेद 110 उपबंधों के तहत जो है टैक्स लगाना समाप्त करना और उसका विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना तथा किसी भी जो है भारत व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका लास्ट वाला यहाँ पर है उपयुक्त में एक से अधिक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए 110 जो है आपका किससे संबंधित था, तो धन विधेयक बताना है कि कौन सा धन विधेयक के अंदर आएगा। लेखानुदान संसदीय समितियां हैं हमारा अगला टॉपिक, तो देखते हैं। अभी आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए धन्यवाद।